तो ये दलील तो मेरे को लगता है कि वास्तविकता से बेहद दूर है। लेकिन ये दलील बिल्कुल वास्तविकता के पास है कि जब कांग्रेस को वोट दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अब आप कोर्ट में जाके ये दलील दे रहे हैं कि हम अपराधी नहीं हैं और उसके बाद बैज ऑफ ऑनर भी लगा रहे हैं कि हमने बनवा दिया। ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल देश की जनता ने पहली बार आपकी सरकार में ही खरीदा है। बेरोजगारी दर मैक्सिमम आप ही की सरकार में हुई है। नोटबंदी जैसा ब्लंडर आपकी ही सरकार में हुआ है। रातों रात जीएसटी इंप्लीमेंट आप ही की सरकार में कर दिया गया है। तो अगर पब्लिक बेरोजगारी दर की बात कर दे, अभी यूपी में चुनाव होने वाले थे और आरआरबी और एनटीपीसी के बच्चों के ऊपर लाठियां बाज दी गई, तो डरे क्यों ना लोग। तो फिर यही चीज कि वो दोबारा जब भाजपा पर भरोसा क्यों जताए, जब उन्होंने 10 साल तक आपको शासन दिया और आप नहीं काम कर पाए। आप इसी रोड पे सीधा चले जाइए, कहीं पे भी साफ सफाई नहीं है, कूड़े की गाड़ियों का समय शायद फिक्स नहीं है, नाले साफ नहीं है, नालियां साफ नहीं है, इलाके की हालत जर्जर है, फिर भी लोग आप पे भरोसा क्यों जताएं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली नगर निगम चुनाव पर नेशन लाइव की विशेष सीरीज उम्मीदवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं और मेरी टीम मौजूद है मिलाप नगर वार्ड में। मिलाप नगर जहां पिछले 10 सालों से, या कहूँ सीधी बात कि पिछले 15 सालों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन ये इलाका आज भी स्वच्छता से बेहद दूर है। अब भारतीय जनता पार्टी के नए नए नेता यहाँ से उभर रहे हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, 272 की 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। हालांकि ये अधूरा सत्य है, ये एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पे उम्मीदवार नहीं बदला गया था। अनिल सैबरवाल, जिनकी डेथ उनके टेन्योर में हो गई थी, उन्हीं को, उनकी जो वाइफ को टिकट यहाँ से दे दिया गया, इनकी टिकट परिवार में ही रहा। और उसके बाद यहाँ पे जब हमने ग्राउंड का जायज़ा लिया तो हमें पता चलता है कि स्थिति बद से बदतर है। एमसीडी स्कूल जो कि उत्तम नगर रोड को कनेक्ट करती है, वहाँ पे पहाड़ ढलाव घर था जो अब जाके कहीं समाप्त हुआ है। इतनी अवस्था के बाद, इतनी कुव्यवस्था के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है कि यहाँ पे जनता उन पर भरोसा जताएगी। इस चीज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त रत्नाकर वाजपेयी जी, संभावित प्रत्याशी। दिल्ली में आपको संभावित प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, ये बोर्ड कम नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स पे तो और भी कम नज़र आते हैं। कहना को सीधा संदेश दिया जाता है कि शायद पार्टी नाराज़ हो जाए। आपने तो खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर दी, पार्टी नाराज़ नहीं होगी। देखिए, सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो फिर आप छुपा के कुछ नहीं कर सकते। आप संभावित, अगर आप कोई पोस्ट भी अप्लाई करते हैं तो उसमें टू अप्लाइड फॉर द जूनियर इंजीनियर, जूनियर स्टेनोग्राफर लिखते हैं। तो हमने तो दावेदारी चुनाव के लिए करी, तो प्रत्याशी बनने के लिए करी, इसलिए संभावित प्रत्याशी लिखा गया। यूपी बिहार में जब हम चुनाव कवर करते हैं तो भावी विधायक प्रत्याशी ये देखने को मिलता है। दिल्ली के अंदर नहीं होता। दिल्ली के अंदर और अमूमन भारतीय जनता पार्टी के काडर में तो कहीं भी नहीं होता है। वो भावी, संभावित, इन शब्दों से बचते हैं क्योंकि उनका कहने का होता है कि पार्टी इस चीज़ को शायद दिल पे ले लेती है, कहीं सिर्फ इस वजह से वाजपेयी जी टिकट ना कट जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो कई मेरे शीर्षक जो लोग हैं उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ही किया है इस चीज के लिए कि आपने कम से कम खुल के दावेदारी करी है। देखिए, आप सार्वजनिक जीवन में, मैंने शुरुआत ही इस बात से करी, सार्वजनिक जीवन में आप कुछ छुपा नहीं सकते। छुपाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपकी दावेदारी है तो है, और क्यों है इसके लिए हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं क्यों होनी चाहिए और क्यों ना हो। इसके लिए जनता से सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। ठीक है, अब चुनाव पे आते हैं। 2017 का निगम चुनाव हुआ था, उसमें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फतेह मिली थी, जीत मिली थी। ये सारे अंदाजे लगाए जाते रहे थे कि 2020 में भी इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। 2019 में इम्पैक्ट नज़र आया भी। यहाँ से लोकसभा में आप ही के उम्मीदवार जीते और लगभग हर एक विधानसभा को लीड करते हुए गए। लेकिन 2020 में फिर करारी हार मिली, ऐसी हार जिसने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को शिकस्त दी। अब कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार जीत पाएंगे? देखिए, हम हारे जरूर दिल्ली के अंदर, पर वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा। वोट परसेंटेज, कुछ शिफ्टिंग हमारे वोटों की कहीं भी नहीं हुई। सिर्फ कांग्रेस की
प्रेजेंस ना होने की वजह से, ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकल है, आजकल गणित के हिसाब से होता है, जो वोट शिफ्ट हो गए, एक पोलराइजेशन हुआ है कुछ कम्युनिटीज का एक ही तरफ कि सिर्फ भाजपा को हराना है। क्वांटम ऑफ वोट जब शिफ्ट हुए, उसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा, और बहुत सी सीटें हमारी ऐसी रही जो मार्जिनल 2000, 1000, 3000 इस तरीके की सीट्स भी बहुत हैं विधानसभा की, जो हम इतने नैरो मार्जिन से हारे हैं। जब जीतते हैं नैरो मार्जिन से तो कहते हैं कि फतेह है, हारते हैं तो बहाना बनाते हैं। नहीं, बहाना ऐसा कैसे चलेगा? बहाना नहीं है। चलिए तो वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर। सही बात है कि आपका वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ का जिक्र किया, वोट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस नहीं थी, इस वजह से आप चुनाव हार गए। मिलापनगर की लगभग यही स्थिति, मिलापनगर की लगभग यही स्थिति इन निगम चुनावों में भी है। यहाँ पे अभी भी कांग्रेस नदारद है, तो कैसे जीत पाएंगे आप? देखिए, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स का जो इश्यूज आते हैं, शायद आपने देखा होगा कि जब लोकसभा में केजरीवाल जी हारे थे, तीसरे नंबर पे रहे थे, तीसरे नंबर पे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर हमारे साथ समझौता कर लेती, या मुसलमान हमें क्या नाम है जो वोटों की वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसकी वजह से हम हार गए जाके। लेकिन उन देखिए ये सब तथ्य हैं, दलील हैं। अगर हम कांग्रेस के, हालांकि प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल कैलकुलेशन की बात अलग होती है, लेकिन फिर भी अगर उन दोनों को जोड़ भी दें हम, तो भी कहीं पे भारतीय जनता पार्टी पर इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा था। तो ये दलील तो मेरे को लगता है कि वास्तविकता से बेहद दूर है, लेकिन ये दलील बिल्कुल वास्तविकता के पास है कि जब कांग्रेस को वोट दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस, मैंने कहा एक गणित मैथमेटिकल फार्मूला है, और वोट और जो वोटिंग परसेंटेज जो है करीब 50-55% के करीब होती है जाके, किसी भी एरिया की ले लीजिए, 55% लगभग 55% के करीब होती है जाके। जब मैंने एक क्वांटम ऑफ वोट्स की बात करी है कि सिर्फ भाजपा को हराना जब लक्ष्य हो जाता है जाके, जो एक टारगेट था, जो कांग्रेस का वोट प्लस आम आदमी का वोट, 2 सेक्शन ऑफ वोट जब एक जगह हो गए जाके, जैसे कि केंद्र में भी हो रहा है कि सारी पार्टियां एक तरफ, अभी यूपी के अंदर भी हो रहा है, छोटी पार्टी, छोटे दल, अपने अपने समाज, अपनी अपनी कम्युनिटी, देश की तरफ कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अपने समाज और अपनी कम्युनिटीज को देख के जब वोट डाला जाता है, तो इस तरह के परिणाम आते हैं, जिसको मैं दुष्परिणाम बोलता हूँ, परिणाम नहीं बोलता। ये तो आपका कैलकुलेशन हुआ ना, दुष्परिणाम। लोकतंत्र के अंदर सभी को हक है कि अपनी मर्जी की पार्टी को वोट करे। अगर आपको पार्ट किया तो उसे परिणाम कहेंगे, और आपको नहीं कहा तो दुष्परिणाम कहेंगे। मैंने उसको यू शुड रिस्पेक्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। मैंडेट को लिया हमने, कौन सा उनकी सरकार गिरा दिया, राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, ना हमने बंगाल में, उस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कैसे लगा देंगे? आप कैसे लगा देंगे? कांग्रेस ने हमेशा उसी के खिलाफ तो जंग लड़ी है ना आपने, इमरजेंसी में उसी के खिलाफ तो जंग लड़ी है। आप भी वैसे ही बन जाएंगे। नहीं, वैसा तो बनते तो फिर ऐसे थोड़ी लगातार लग रहा है मुझे कि आप टेंडेंसी फॉलो करना चाहते हो। इट फील्स कि आप कांग्रेस की उस टेंडेंसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। नहीं, उसकी टेंडेंसी से अटैच होने का मतलब ही नहीं होता। कहाँ कांग्रेस की विचारधारा, कहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। क्या विचारधारा है आपकी? भारतीय जनता पार्टी की तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सब पूरी को, हर कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली है। हाँ। राष्ट्रवाद को के ऊपर है, हिंदुत्व के ऊपर है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको कोई छेड़ना या छूना नहीं चाहता था। आपको क्या लगता है मंदिर पहले ही वर्ष में क्यों बना लिया गया? आखिरी वर्ष में बना के चुनाव जीता जा सकता था। मंदिर आपने बनवाया? मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया। कोर्ट में सरकार तो फिर तो जाती आपके है। लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी सामने कोर्ट के कहते हैं कि जी भैया हम गिल्टी नहीं है, हम गिल्टी नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। तो क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? सजा भुगतनी है तो कल्याण सिंह जी की तरफ भुगतिए कि सरकार आपने छोड़ दी, सरकार उन्होंने छोड़ दी। अब आप कोर्ट में जाके ये दलील दे रहे हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, और उसके बाद बैज ऑफ ऑनर भी लगा रहे हैं कि हमने बनवा दिया। ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। सरकार छोड़ने का परिणाम हमें मिला ना। हाँ, 25 साल तक हम यूपी में दूर रहे सत्ता से। हाँ, तो अब सत्ता का मोह भाजपा को है हिंदुत्व के ऊपर। सत्ता का मोह नहीं कह सकते उसको। तो क्या कहेंगे? सत्ता का मोह कैसे? सत्ता का मोह अगर होता तो फिर तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक चीज है सर, कैसे घोषित कर देंगे हिंदू राष्ट्र? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं कह रहा था। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए जगह होगी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? होगी। क्यों नहीं होगी? पक्की बात है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सामने वाला जो पक्ष है उसकी दलील यही है। वो तो एक घबराहट है, एक भय और एक डर पैदा किया। क्यों डर पैदा हो जाता है? क्यों? देखिए लोकतंत्र के अंदर ना किसी के अंदर भी डर नहीं पैदा होना नहीं, ये डर तो उनको भाजपा को हराना ही क्यों लक्ष्य हो जाता है। चाहे कहीं पे बंगाल में किसी को जिता दो, सपा को जिता दो, इसको जिता दो, उसके पर भाजपा को हरा दो, ये समाज के अंदर अगर है तो ये भय क्यों उनके अंदर है? क्यों नहीं भय होगा? 125 रुपए लीटर जो है पेट्रोल देश की जनता ने पहली बार आपकी सरकार में ही खरीदा है। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल देश की जनता ने पहली बार आपकी सरकार में ही खरीदा है।
बेरोजगारी दर मैक्सिमम आप ही की सरकार में हुई है, नोटबंदी जैसा ब्लंडर आपकी ही सरकार में हुआ है, रातों रात जीएसटी इंप्लीमेंट आप ही की सरकार में कर दिया गया है। तो अगर पब्लिक बेरोजगारी दर की बात करते, अभी यूपी में चुनाव होने वाले थे और आरआरबी और एनटीपीसी के बच्चों के ऊपर लाठियां बाज दी गई है, तो डरे क्यों ना लोग? देखिए ये सब भड़काया जाते हैं, लाठियां भांजना कोई नहीं चाहता। लोकतंत्र के अंदर बच्चों को कौन मारना चाहता है, पीटना चाहता है। आप पीटा नहीं गया उन्हें, पीटा गया है, पीटा गया ना? कोई नहीं चाहता। कानून व्यवस्था कोई भी अगर अपने हाथ में लेगा, भड़काया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत बल का प्रयोग किया जाता है। उसको आप एक हमने वो चोटें देखी हैं, हमने हाथ टूटते हुए लोगों को देखे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में हमने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर कुछ उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। हो सकता है कि उनकी विचारधारा आपसे अलग हो, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का भी कंसर्न तो आपकी सरकार से। तो वो जब अपने घर जाएगा, अपने गांव जाएगा, तो भाजपा के खिलाफ प्रचार नहीं करेगा क्या? देखिए कुछ क्षण के लिए होती हैं ऐसी चीजें। अब जेएनयू में बॉल क्यों नहीं होता है? तो आपने मैनेज कर लिया उसे? नहीं, मैनेज कैसे कर सकते हैं? हाँ। विद्यार्थी भी वही हैं, हाँ। टीचर भी वही हैं, हाँ। प्रिंसिपल भी वही, कमेटियां भी वही, पर अब क्यों नहीं हो रही जाके? आपने मैनेज किया इसे? मैनेज कोई किसी को मैनेज थोड़ी मैनिपुलेट तो कर ही नहीं सकते। यूथ को आप कैसे मोबिलाइज मैनेज? हाँ, तो फिर कैसे उनकी असलियत से सामने आ गई है कि वो लोग कहाँ थे, किस तरीके से अपने आप को करते थे। लोगों के अंदर डर था, टुकड़े करेंगे, कौन कौन सी वो चला करता अब तक साबित नहीं हुआ है। साबित वो व्यक्ति जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी आ गया, लेकिन अभी तक देश का जो आप कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिनके नेता देश के बहुत बड़े नेताओं में से एक है अमित शाह, उनका मंत्रालय इतना फेल साबित हुआ कि अभी तक उस रिपोर्ट की कोई जांच स्पष्ट रूप से नहीं आई, जबकि कई साल बीत गए और देश में एक मजबूत सरकार है कही जाती है। देखिए वो एक न्यायिक प्रक्रिया, उसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं? मैं तो बहुत ही निम्न स्तर का कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए उसके ऊपर बोलना भी शोभा नहीं देता जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। और दिल्ली सरकार एक सिस्टम है, जवाब सीधे गृह मंत्रालय को नहीं देना होता, दिल्ली सरकार को चार्जशीट भेजने होते। हाँ, तो आप इलेक्शन से कुछ दिनों पहले उनको चार्जशीट भेजेंगे, खुद तो आपने उसको 2 साल पढ़ा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि तुम तो 3 महीने में ही दे दो या तुम तो 3 दिन में ही दे दो। ये केस टू केस अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत से केसेस हैं कि जी बिल्कुल इलेक्शन के टाइम तो फिर टुकड़े गैंग मत बोलिए ना, साबित हो जाने दीजिए। देखिए अमित शाह जी ने बोला था हमारे गृह मंत्री जी की चुनाव तो हमारे यहाँ हर समय चलते रहते हैं, तो क्या प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी? क्या प्रक्रिया तो चलती रहेगी जाके। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है ना कि 2 साल तक उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती और चुनाव से जस्ट पहले चार्जशीट भेज दी जाती है और कहा जाता है कि नहीं अब हमको दो। तो यहाँ पे दिखता है ना कि आप किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक परसेप्शन है खाली इसके ऊपर, वो कि उसी समय क्यों भेजा गया, उसी तरह क्यों गया, ये परसेप्शन है। जो प्रक्रिया रही होगी उसी के अंदर खाली एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में पूरी एक चैनल होता है, पूरी प्रक्रिया चलती है। लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो किसी के ऊपर भी छापा पड़ जाता है, उसके भी लगते हैं जाके कि चुनाव के पहले क्यों, क्या मनमानी करने दें लोगों को, बदतमीजियां करने दें लोगों को। मैं तो चाहता हूं कि चुनाव हमेशा हो ताकि छापे लगातार पड़ते रहें और खबरें तो लगातार आती रहें, जनता का ही धन सामने आता है। चलिए वापस निगम चुनाव पे आते हैं। इस एरिया में हाईली इनकन्वेंसी है आपके खिलाफ। हम देखते हैं कि लोग जो हैं आपसे खासा नाराज हैं आपकी पार्षद की निष्क्रियता की वजह से। तो फिर यही चीज़ कि वो दोबारा जब भाजपा पे भरोसा क्यों जताए, जब उन्होंने 10 साल तक आपको शासन दिया और आप नहीं काम कर पाए। आप इसी रोड पे सीधा चले जाइए, कहीं पे भी साफ सफाई नहीं है, कूड़े की गाड़ियों का समय शायद फिक्स नहीं है, नाले साफ नहीं है, नालियाँ साफ नहीं है, इलाके की हालत जर्जर है, फिर भी लोग आप पे भरोसा क्यों जताएं? देखिए जो आप सड़क की बात कर रहे हैं, जिस नाले की बात कर रहे हैं, एक मैंने पहले भी कई जगह इस चीज को चर्चा में बोला है। क्या आपकी पार्षद ने आपकी बात भी नहीं सुनी? नहीं, मैंने आप पूरी बात सुनिए कि नाले वो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। अब वापस आता हूँ, लेट मी करेक्ट माय क्वेश्चन अगेन। मैं कह रहा हूँ उसके बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना जी। उसके बाद कहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है? उसके अगर आप भी मेरे साथ चलेंगे, अभी भी चलेंगे, मैं आपको बता दूं, जीवन पार्क से आप अंदर घुसिए, बड़ा वाला कट आता है जहाँ पे खुदा हुआ है गेट, जो 4 दीवारी है वो खुली हुई है, वहाँ पे आपको सुबह शाम दोपहर अमूमन हर टाइम कूड़ा नज़र आएगा। आप थोड़ा और आगे आइए, C1 और जीवन पार्क के बीच में एक जगह है, वहाँ पे भी आपको लगातार कूड़ा नज़र आएगा। आपको सुअर ढेर सारे नज़र आएंगे, लगातार वो सड़कों पे निकलते हुए नज़र आएंगे और पार्षद निष्क्रिय है। नहीं, ऐसा नहीं है।
पार्षद निष्क्रिय है। इस नाले के ऊपर कई बार आते हैं। हाँ। कई बार मतलब कई बार इसमें हमारे मैं सिर्फ आपके ही वार्ड की बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक आपके पोस्टर लगे हुए हैं ना रत्नेश जी, मैं वहीं तक की बात कर रहा हूँ। रत्नाकर जी, मैं वहीं तक की बात कर रहा हूँ। वो तो आपके वार्ड का पार्ट है। देखिए, या आप भी दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारा जो कार्य क्षेत्र आता है मतलब निगम के अंदर, हमारी सड़कें आती हैं, सर्विस लेन, नाला और जो पंखा रोड है, सब PWD। आपके बाहर झाड़ू लगती है? रोज लगती है। 100 व्यक्ति ऐसे आपको अपने क्षेत्र में मिल जाएंगे जो ये कह देंगे कि हमारे यहाँ निगम की झाड़ू लगती है। एक बात बताइए, 2 दिन अगर हम अपना ड्राइंग रूम भी नहीं साफ करते हैं तो बैठने लायक हालत में नहीं रहता। आप क्षेत्र में अगर पूरा घूम के देखें, ड्राइंग रूम इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, एंड उसकी मैं बता वो जो रहा हूँ सामने कि वाली जो गंदगी चीज दिखने है, लगती है। मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, मैं गलती करूंगा, मेरा परिवार सफर करेगा, एक निगम पार्षद गलती करेगा, एक वार्ड सफर करेगा, एक विधायक गलती करेगा तो विधानसभा सफर करेगा। पार्षद की कोई गलती नहीं है। हाँ। संसाधनों की बहुत कमी होती है। क्या संसाधन की कमी है? सफाई कर्मचारी नहीं पूरे तरीके से हैं। क्यों नहीं है? 15 बजट नहीं है। जब आपने 2017 में ये दलिल दी थी कि आप केंद्रीय गृह मंत्रालय से पैसा लेके आएंगे, तो क्यों नहीं लेके आए? देखिए, आपके मैनिफेस्टो का पार्ट है वो। मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज के समर्थन में पत्र लिखा है। क्या आपके पार्षद इतने निष्क्रिय हैं कि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अपना हक ना ला पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, कोशिशें जारी हैं, लगातार जारी लेकिन हुआ नहीं ना, 5 साल चले गए। कोर्ट, आप ये देखिए कि हमें कोर्ट से मिला जाके, लोगों को तनख्वाह देने के लिए भी जो पैसा मिला वो भी कोर्ट के आदेश के बाद मिला है। हाँ। हमें कोई रेगुलर नहीं मिला। 13,000 करोड़ रुपए अभी भी हमारे बकाये। मिलता कितना? 600 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ रुपए। एक चीज है जो फाइनेंस कमीशन की चीजें लागू की गई, उसमें दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। हाँ, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। जो भी पैसा आएगा वो एक दिल्ली सरकार के थ्रू रीरूट होके ही आना है। हाँ, वो ऐसा नहीं तो कि यही बात हुई थी ना कि हम निगम को डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अंदर लेके आएंगे। आपको मैंडेट मिला पूरा, आप ये कार्य कर सकते थे। गृह मंत्रालय के अंदर भी आप ही की सरकार है, भाजपा ही शासित है, निगम के अंदर भी भाजपा ही शासित है, तो दिल्ली सरकार इतनी प्रभावी आपके ऊपर नहीं है। कदम उस दिशा में चल रहे थे, उस दिशा में अभी भी यूनिफाइड की बात चल रही है। यूनिफाइड की बात तो अलग है। बात ये हुई थी कि हम डायरेक्ट फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार से लेके आएंगे। जब आयुक्त केंद्र सरकार नियुक्त कर रहा है, जब अफसर केंद्र सरकार नियुक्त कर रहे हैं, तो जब आपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा भी तो आप ये कर सकते थे ना। नहीं, कर सकते थे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है। मजबूरी नहीं कहेंगे, असफलता कहेंगे। कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? मेयर हमारे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, गृह मंत्रालय में गुहार लगा रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि आप कहें कि गृह मंत्रालय में आप गुहार लगा रहे हैं, सिस्टम के अंदर गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की गुहार लगाते हैं। हाँ। कि भाई हमें इनसे कह के गुहार का मतलब ये नहीं कि आप पैसा दे दीजिए। हाँ। आप गुहार को गलत तरीके से हाँ। गुहार का मतलब कि दिल्ली सरकार को बाउंड किया जाए कि हमारा पैसा हमें दिया जाए। गौतम गंभीर एक बढ़िया सांसद हैं, लगातार जन आहार रसोई खोल रहे हैं। 1 रुपए में भोजन वहाँ लोगों को मिल रहा है। 4 जन रसोई खुल चुकी है, 5वीं खुलने वाली है। ऐसा ही कुछ मैनिफेस्टो मनोज तिवारी ने जब बनाया था भारतीय जनता पार्टी का, जिसे आप लोग संकल्प पत्र कहते हैं, उसके अंदर लिखा था अटल आहार योजना, जिसके तहत तमाम वार्डों में, तमाम विधानसभाओं में एक चंद पैसों में, कम पैसों में भोजन देने की योजना शुरू करनी थी। और आपने बड़े जोर शोर से इसे प्रचारित किया था 2017 के चुनाव के समय। मुझे जहाँ तक मेरी सूचना है 4 ऐसे जन आहार केंद्र खुले जो शायद बाद में बंद भी हो गए। ये वादा खिलाफी हुई जनाब। देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िए अपना। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो पीछे छूट गए। आपकी बात सही है। हाँ। मैं अभी मैंने शायद पढ़ा नहीं होगा या मेरे तो घर में नहीं होगा जो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। पर 4 तो खुले, 4 से हम बंद हो गए ना, बंद हो गए। अच्छा, बंद हो गए। गंभीर जी का तो चल रहा है। गौतम, देखिए फिर मैं कहूँगा, गौतम गंभीर फाउंडेशन कर रही है वो काम। वो ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर रही। लगता है जितना भी खाना या कोरोना में बटा है, क्या हाँ। सरकार ने बांटा है? नहीं तो मैं वो हाँ। किसी ना किसी एनजीओ के ही थ्रू बढ़ता है। मतलब कि जो राशन मोदी जी ने दिया, वो राशन तो सीधे डायरेक्ट राशन, वो तो अच्छा। फूड डिपार्टमेंट के थ्रू ही सर हुआ ना जाके। अच्छा। क्या मोदी जी ने डायरेक्ट राशन दे दिया है? बांटा तो इसी केजरीवाल सरकार के थ्रू गया है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी सीधे केंद्र ने क्या नाम है इनके घर में दिया हो। आएगा तो 2022 के भारत में है। 2022 के भारत के अंदर हमें कई चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, जिसमें निगम की भी ड्यूटीज़ हैं, जिसके ऊपर बातचीत नहीं होती है। निगम के स्कूलों का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में बेहतर सुविधाएं दे। अब चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुकी है, तो प्राइमरी स्कूल्स की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कभी चौथी, पाँचवीं, तीसरी की किताब उठाई है और कभी छठी की सरकारी स्कूल की किताब उठाई है?
आपको एक वास्ट अंतर दिखेगा कि 5वीं तक बच्चा ढंग से मैथ्स की प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है और छठी के सरकारी स्कूल में उसे जाके अलजेब्रा पढ़ना पड़ रहा है। 15 साल से सिस्टम के अंदर जो ये डिसमैनेजमेंट है वो आप लोगों को नज़र नहीं आया। अब आप जाके आप कह रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलेंगे, अब आपने पहला डिजिटल स्कूल खोला है। 15 साल से कर क्या रहे थे आप लोग? नहीं, अभी आप ये देखिए कि करीब 700 स्कूलों में जो है डिजिटल क्लासरूम्स भी बनाए गए हैं। 700 स्कूलों में 768 स्कूलों में जाके। और बीच में ये कोरोना काल में स्कूलों की तो हालत वैसे भी क्योंकि बंद ही रहे हैं, समय समय पे काफी अपग्रेडेशन चल रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं, निगम के स्कूल हमारे सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छे, किताबें भी सब कुछ। आप कंपेयर करेंगे? कंपेयर कर लीजिए। हम 5वीं की प्राइवेट स्कूल की टेक्स्ट बुक रखेंगे और 5वीं की सरकारी स्कूल की टेक्स्ट बुक रखेंगे और हम सिर्फ प्रॉब्लम्स काउंट करेंगे कि उसके अंदर कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट्स हैं। आपको मैं बता दूं कि 5वीं क्लास के प्राइवेट स्कूल की टेक्स्ट बुक में जितने पन्ने होंगे ना, मैथ्स की बुक में उतने सवाल नहीं हैं 5वीं क्लास के। ये एक बेसिक बुनियादी समस्या है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा आप हो सकता है, आप सही हैं, कई जगह कई प्रयास किए जा रहे हैं, एक विजन होता है। चलिए, यही मेरा अंतिम सवाल था। आपका क्या विजन है नगर निगम को लेके? नगर निगम के लिए मेरा विजन तो सबसे पहले ये कि अपने संसाधनों को बढ़ावा देना है। निगम में आने के बाद में अपने संसाधन, क्योंकि हम जिस तरीके के सिस्टम में रह रहे हैं उसमें सभी की जरूरत है। सभी की मतलब दिल्ली सरकार की जरूरत है, केंद्र सरकार की जरूरत है और हमारी तो खुद की है ही है। हम अपने कैंडिडेचर को या अपनी दावेदारी को मजबूती से इसलिए बोलते हैं क्योंकि और ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जितने पार्षद हैं या कुछ, वो उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सबने काम किया जितनी उनकी रेंज थी, जितनी उनकी कैपेसिटी या क्षमता थी। हमें लगता है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उन क्षमताओं से आगे जाके काम करने की कोशिश करूंगा। चाहे बहुत से मुद्दे हैं, ये जो हमारे मिलाप नगर कॉलोनी है इसके अंदर समस्याओं का अंबार है। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूँ, समस्याओं का अंबार। और इसी के साथ आप ये बता रहे हैं कि 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। समस्याएं खत्म नहीं है, समस्याएं खत्म नहीं होती है, उनको खत्म कराने के तरीके होते हैं। कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम में खाली एक चीज खाली पार्षद के पास नहीं होती, कुछ विधायक के पास भी होती, कुछ सांसद के पास भी होती। एक कंपोजिट रोल होता है पूरी सोसाइटी। तो ये तो फिर चल गया ना, फिर तो ये तो फुटबॉल गेम लगातार चालू रहेगा। नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं होगा। अगर अभी तक तो यही चल रहा है, होगा जिनका रहा होगा, मेरा ये ब्लेम गेम नहीं रहा होगा। मैं तो आपको ये बताऊं कि मैं अपने ही क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं जो हमारी टीम है, हमने जनकपुरी के विधायक से काम कराए, आम आदमी के विधायक से काम नहीं कराए। हमने जनकपुरी के विधायक से काम करवाना है। हम अगर ये सोच के रखेंगे भाजपा का पार्षद है या आम आदमी के विधायक है तो फिर हम सिस्टम वहीं पे क्लैश हो जाते हैं। तब हम खाली दलीलें देते हैं कि ये काम उसका है, ये काम उसका, ये काम हुआ नहीं, ये काम हुआ नहीं। पहले दिन से, जिस दिन से सरकार बनी है, उसने निगम को दिन पर दिन बिल्कुल गिरते हुए या मतलब उसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खाली एक ये परसेप्शन बनाया गया है। एमसीडी की सबसे ज्यादा डिस्पेंसरीज चल रही थी और आज भी इफेक्टिवली चल रही है। आज भी दिल्ली में जितनी डिस्पेंसरीज एमसीडी की और जिस तरह की कितनी मैटरनिटी डिस्पेंसरीज है कितनी में दिल्ली में टोटल का तो मुझे आइडिया नहीं, मेरे यहाँ पे तो है मैटरनिटी डिस्पेंसरी है। हाँ, पॉलीक्लिनिक्स है ना मैटरनिटी की 100%। और हमारे एक दो मित्रों के जो है उनकी वाइफ है वो भी, क्योंकि जब मैं अभी नगर निगम चुनाव यात्रा पे हूँ तो हमारी टीम को जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है या हमारी टीम को जो सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि मैटरनिटी के लिए दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर समस्याएं वार्ड लेवल पे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया। बहरहाल रत्नाकर जी, अंतिम सवाल जिसके साथ इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। आप तमाम दलीलें देते हैं लेकिन आप विधानसभा के अंदर लगातार चुनाव हार रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर बिल का मॉडल है, फ्री बस राइड का मॉडल है, उसको जनता एक्सेप्ट कर रही है। तो इस चीज़ के लिए कोई काट है आपके पास? उसके लिए काट तो देखिए, फ्री कोई सोल्यूशन नहीं है। फ्री तो आप भ्रष्टाचार के नाम पे आपने सरकार बनाई थी कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, पहले दिन से आपने फ्री के नाम पे देखे तो वोट खरीदने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इससे आप कहेंगे कि सर्विस, वेलफेयर सर्विस, मेरी बात समझिए। जब आपने राशन फ्री दिया तो इट इज ऑल्सो वेलफेयर सर्विस ना। राशन जब 1 रुपए में जब हम गरीबों को राशन देते हैं, नॉर्मली भी देते हैं, ये एक वेलफेयर सर्विस है, हम टैक्स पे करते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री। जब पार्षदों को, विधायकों को मिल सकती है, सांसदों को मिल सकती है तो दिल्ली की जनता को ही मिल सकती है।
क्यों नहीं मिल सकती? आपकी बात बिल्कुल सही हाँ। है, पर आप ये बताइए कि जो प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में शायद शराब ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कि प्रॉफिट में रहता है, हाँ। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको प्राइवेटाइज करना पड़ा दिल्ली के अंदर? देखिए ये रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, और ये एक मॉडल है। शराब गलत चीज है, ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो वो अपनी मर्जी से पी रहा है, उस पर लिखा है ना इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो जो अपने फ्री बिजली और पानी से जो पैसे बचा रहा है, उसी से वो शाम को जाके शराब खरीद रहा है। हाँ। आपके और हमारे ही पैसों से, क्योंकि हमें बिजली, मैं फिर कहूंगा, देखिए इस चीज के ऊपर तमाम दलीलें दी जा सकती हैं, बट द फैक्ट इज कि ये किसी का पर्सनल ओपिनियन है। आपको कोई जबरदस्ती शराब नहीं पिला रहा है। नहीं, पर्सनल की बात नहीं है। हाँ। जबरदस्ती क्या, आपके हर गली में जो ठेके खोल दिए हैं आपने, हाँ, हर गली में, जहाँ जो एक गाइडलाइंस थी पूरे हिंदुस्तान में, मंदिर से दूर हो, मस्जिद से दूर हो, स्कूल से दूर हो, आपने सारी की सारी गाइडलाइंस को ध्वस्त करके कहीं भी खोल दीजिए। यहाँ तक की सुविधा दी कि आपका ठेका यहाँ ना चल रहा हो तो जैसे दुकान आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, उस तरीके से ठेका भी शिफ्ट कर सकते हैं जाके। आप उन लोगों से पूछिए जिनके घरों के आसपास दुकानें खुली हैं जाके। तो उसका विरोध होना चाहिए, उस चीज को आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर निगम की भी तो संलिप्तता पाई गई है। निगम ने भी तो सिग्नेचर किए होंगे ना कि यहाँ ये दुकान खुल सकती है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं रहती। फिर क्यों कोर्ट में चैलेंज होने का सील हो रही है दुकानें? निगम ही सील तो कर रहा है। यही तो आम आदमी पार्टी के नेता और निगम पार्षद कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने वहां पे वो ठेके खुलवाए नहीं, और उसके बाद बंद करवाए। हमने कैसे खुलवा सकते हैं? आप क्या नाम है, अगर मैं इस घर में टेंडर ला के खोल लेता हूँ, निगम से कोई मैंने एनओसी थोड़ी ली थी उस समय कोई एनओसी थोड़ी दी उन्होंने, तो वो देनी चाहिए थी ना। जब निगम अगर सील कर रहा है, एनओसी का मतलब है, एनओसी अगर वो कमर्शियल एरिया कुछ उन्होंने अप्लाई किया होता, इस तरीके का कोई क्लॉज उसके अंदर दिया होता, तो फिर तो आप कह रहे हैं उसके अंदर क्लॉज में ही नहीं। क्लॉज में ही, ठीक है, जैसे मोबाइल टावर आप लगाते हैं या इंडस्ट्री खोलते हैं या रेडी पटरी लगाते हैं, तो उसमें क्लॉज है कि आपको ये छोटे छोटे लाइसेंस देने पड़ते हैं। ठीक है, मैं समझ गया बिल्कुल बात। अब कब तक एक तरीके से डिपेंडेंसी अपनी दिल्ली सरकार पर दिखाएंगे? आपके पास पार्किंग का पैसा आता, आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर तो पार्किंग माफियाओं की लूट है। आप लोगों ने बैंक्स भी नहीं छोड़े हैं, हॉस्पिटल्स भी नहीं छोड़े हैं। सिंपल सी बात है, आप बैंक के आगे अपनी गाड़ी खड़ी करो, लोग बंदूक दिखा के लूटते हैं, आपका वाला आपकी मशीन दिखा के लूटता है भाई 10 रुपये। जबकि बैंक मेरी बुनियादी ज़रूरत है, उस पर कोई पार्किंग का पैसा नहीं ले सकता। अगर मैं विजय सेल्स के पास जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा हूँ, तो ठीक है, आप वहाँ टैक्स ले सकते हैं, वहाँ आप पार्किंग का पैसा ले सकते हैं। लेकिन बैंक्स, एटीएम्स मेरी रेगुलर नीड की चीज़ है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति 10 मिनट के लिए जाए तो उसको 10 रुपये देने, ये आपका टैक्स है। यूनिपोल्स, जिससे आपके पास मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, उसमें आपके अपने पोस्टर लगे रहते हैं, और आप कह रहे हैं आपके पास फंड्स नहीं है, टोल टैक्स का पैसा आपके पास आ रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सीमित संसाधन से, उसमें आप पूरी दिल्ली सरकार के संसाधन हमारे संसाधन को कंपेयर करते हैं। हाँ, तो हमारे पास बहुत, तो आप नगर निगम की सरकार भी है ना, आपका बजट भी छोटा है ना, उनका बजट भी तो बड़ा है ना। देखिए, पार्किंग और इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनको तो पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अगर आते हैं, चुन के अगर आएंगे, तो हम इस तरीके से अपने क्षेत्र में, यही तो जनता पूछ रही है कि 15 साल से क्यों नहीं किया। आपसे बात, देखिए मैं निगम पार्षद नहीं, पार्टी तो थी, पार्टी रही, बिना पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। सबके विजन्स हैं, सबके अपने। आपने मेरे विजन पूछे कि आप क्या करेंगे अगर ये समस्या होती है, तो मैं उस तरह की व्यवस्थाओं का कभी भी समर्थक नहीं हूँ। मैं उस तरह की व्यवस्थाओं को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि चुनाव के दौर में हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ रत्नाकर मिश्रा, जिन्होंने वाजपेयी, माफ़ कीजिएगा, ये थे हमारे साथ रत्नाकर वाजपेयी, जिन्होंने अपनी बात आप सबके समक्ष रखी। इनकी उम्मीदवारी में आपको कितना दम लगता है, और अगर आपके कुछ सवाल इनसे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम इनसे समय लेंगे और आपके सवालों को ठीक इसी तरीके से पूछेंगे जिस तरीके से आज पूछा है। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।